हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड को आगे कवर करेंगे। एंड टुडेज वीडियो विल बी आर पार्ट 11 वीडियो ऑन द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिट अटेंटिवली एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी। और बोल बोल करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएं। बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है दैट हु सेड दीज लाइन्स आर गिवन एंड दे आर आस्किंग दैट हु सेज दीज लाइन्स। तो हमें बताना है कि ये लाइन्स किन्होंने बोली हैं। लाइन्स क्या हैं? that the essential elements of the romantic spirit are curiosity and the love of beauty। तो इसमें ये बोलना चाहते हैं कि जो essential elements है ना ऑफ रोमांटिक स्पिरिट के, दे आर क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ ब्यूटी। लव ऑफ ब्यूटी से हमें समझ में आता है दैट इट इज़ रेफरिंग टू दी एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट क्या होती है? इट बिलीव्स इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि फॉर द ब्यूटिफिकेशन के लिए ही चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि नकली वाले जो फ्लावर्स आते हैं हम वो सारे खरीद के ले आते हैं, लेकिन अगर असली में देखा जाए तो वो किसी भी काम के नहीं है और वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है, यानी कि नॉन लिविंग है, कुछ भी ना आपको ऑक्सीजन देने वाला है, सिर्फ आप उसको घर सजाने के लिए आप उन चीज़ों को लेकर आते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्थेटिक, यानी कि बस देखने को आपको बस मतलब अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है तो आप ले आए, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक्स। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट आर क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ ब्यूटी। दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय वॉल्टर पेटर। तो इसमें याद रखना है कि जो वॉल्टर पेटर है वो एस्थेटिक मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, और वॉल्टर पेटर के साथ एक और इंसान एसोसिएटेड है, वो है हमारे ऑस्कर वाइल्ड। दोनों के दोनों किस चीज़ में विश्वास करते हैं? आर्ट फॉर आर्ट सेक में। एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय वॉल्टर पेटर। लुक एट दी अदर ऑप्शंस। पहला है इसमें बायरन। बायरन हमने देखा रोमांटिक एज में स्टडी किया। सेकेंड ऑप्शन इज चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब वही हैं जिन्होंने जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनको ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा है अपनी बहन के साथ, और उनकी बहन का नाम था मैरी लैम्ब। डेल्ट ऑप्शन इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हैं वो अपनी ओड्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं, अदर पोएम्स भी लिखी हैं, एंड ईच एंड एवरी पोएम ऑफ जॉन कीट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहे हैं दैट हु रोट द वर्क मेरियस द एपिक्यूरियन। तो ये एक वर्क का नाम है और हमें बताना है कि ये वर्क किन्होंने लिखा है। मैरियस द एपिक्यूरियन इज़ द नेम ऑफ द वर्क। इसको बोलो मेरे साथ सो दैट यू कैन लर्न इट, नहीं तो याद ही नहीं होंगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन सो मेनी ऑफ द वर्क्स एंड द सो मेनी ऑफ द राइटर्स। तो पहला ऑप्शन है टी.एस. एलियट। तो क्या ये टी.एस. एलियट ने लिखा है? बीटा ऑप्शन इज एजरा पाउंड। एजरा पाउंड बिलोंग टू अमेरिका। तो ये अमेरिका से हैं एजरा पाउंड, एंड फाउंडेड दी इमेजिज्म मूवमेंट। इमेजिज्म एक मूवमेंट है जिसको हम देखेंगे लिटरेरी मूवमेंट जब हम क्वेश्चंस लेंगे। तो इमेजिज्म मूवमेंट है, उनके जो फाउंडर हैं दैट इज एजरा पाउंड। चार्ली ऑप्शन इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड को हमने देखा दैट ही इज़ अ ग्रेट क्रिटिक, विक्टोरियन क्रिटिक है, और इनके सारे वर्क्स और पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और विक्टोरियन पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेल्ट ऑप्शन इज़ वॉल्टर पेटर। वॉल्टर पेटर का अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड हैं और आर्ट फॉर आर्ट सेक में विश्वास रखते हैं। अब हमें बताना है कि मैरियस द एपिक्यूरियन जो वर्क है वो किन्होंने लिखा है, और इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्टर पेटर। तो मैरियस द एपिक्यूरियन इज़ रिटन बाय वॉल्टर पेटर, और इसकी जो स्टोरी लाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन। अब मैरियस द एपिक्यूरियन जो है ये एक हिस्टोरिकल प्लस फिलोसफिकल नोवेल है, यानी कि हिस्ट्री भी मिलेगी और आपको कुछ फिलोसफिकल चीज़ें भी इसके अंदर मिलेंगी। ये जो है इस हिस्ट्री क्यों है? क्योंकि ये बेस्ड है मार्कस पे। मार्कस कौन थे? ही वॉज अ रोमन एम्परर। तो जो रोम है, अभी जो रोम है वो कैपिटल है किसका? इटली का। लेकिन हमने जब एंशियंट टाइम्स पे हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि जो रोमन एम्पायर है वो बहुत बड़ा एम्पायर था। मार्कस जो हैं, इट टेल्स दी स्टोरी ऑफ मार्कस हु वाज द रोमन एम्परर ऑफ दैट टाइम। तो उनकी फिलोसफिकल जर्नी के बारे में बताते हैं हमें इस वर्क में। उनके जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स थे, उनकी जो जर्नी है, एंड हिज स्टोरी, स्टोरी ऑफ हुम, स्टोरी ऑफ मार्कस जो कि एक रोमन एम्परर है, उनकी स्टोरी देखने को मिलती है इन द वर्क मेरियस द एपिक्यूरियन विच इज़ रिटन बाय वॉल्टर पेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हु सेज दैट, यहाँ लाइंस दी गई हैं और पूछा है कि ये लाइंस किन्होंने बोली है। सबसे पहले हम समझेंगे लाइंस का मीनिंग। टू फील द वर्च्यू ऑफ द पोएट और द पेंटर, टू डिस इट एंड टू सेट इट फोर्थ।
दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ द क्रिटिक्स ड्यूटी। क्रिटिक कौन है? जैसे कि हम लोग हैं, मतलब मैं नहीं हूँ पर्सनली अभी तो, पर जो क्रिटिक्स होते हैं वो कौन होते हैं कि जो वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और अपने विचार दे रहे हैं उस वर्क पे। दीज पीपल आर कॉल्ड एज क्रिटिक्स। तो अब ये जो है ना, आंसर में हमें बताना है कि किन्होंने ये लाइंस बोली है और किन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ क्रिटिक्स ड्यूटी बताई हैं। कि जो एक क्रिटिक है ना, उसकी 3 ड्यूटी होती हैं। कौन कौन सी 3 ड्यूटी होती है वो हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया है। पहली क्या ड्यूटी है? दैट टू फील द वर्च्यू ऑफ द पोएट और द पेंटर। यानी कि जो क्रिटिक है उसको, जो पोएट की, जिस भी पोएट के वर्क को एनालाइज कर रहे हैं या जिस भी पेंटिंग को देख रहे हैं वो, तो सबसे पहले उन्हें उसके वर्च्यू से रिलेट करना है कि उसमें क्या अच्छी बात है। और ही हैज़ टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद द इमोशंस ऑफ दैट पोएट और द पेंटर। कि जो पेंटर है और जो पोएट है वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो पहले आपको उनके शूज़ में आना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। सेकंड स्टेज क्या है? टू डिसएंगेज इट। यानी कि अब आपको पीछे हट जाना है वर्क से। अब आपको वर्क को अलग तरीके से देखना है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है, अब उसको एनालाइज करना है। यानी कि अब वर्क से आपको पीछे हट जाना है, डिसएंगेज कर देना है उसको। पहले आप पूरी तरीके से वर्क में डूबे हुए थे, आप पोएट की फीलिंग्स को समझना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अब सेकंड स्टेज में क्या बोलते हैं कि भाई आप डिसएंगेज कर दो। और थर्ड स्टेज क्या है हमारी? टू सेट इट फोर्थ। यानी कि अब जो आप चीज़ें बोलोगे ना, अब आपका जो आर्टिकुलेट करने वाले हो, अब पहली 2 स्टेजेस के बाद अब आप जो अपने विचार और जो कंक्लूजन दोगे, दैट इज़ दी ट्रू कंक्लूजन। और यही 3 स्टेजेस असेंशियल हैं क्रिटिक ड्यूटी के। अब ये बात हमसे पूछा कि किन्होंने बोली है। क्या ये जोसेफ एडिसन ने बोली हैं, एस.टी. कॉलरेज और वॉल्टर पेटर, या फिर टी.एस. एलियट? क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है वॉल्टर पेटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। मीनिंग्स तो मैंने आपको समझा ही दिया, मीनिंग तो इसका। तो याद रखना कि जो वॉल्टर पेटर है ना, वो क्रिटिक्स की ड्यूटी बताते हैं कि वो 3 स्टेजेस में है। पहला कि भाई आप वर्च्यू ऑफ द पोएट देखो, फिर उसको डिसएंगेज कर दो, और फिर टू सेट इट फोर्थ, यानी कि अब जा करके आप अपनी चीज़ों को जो आपने आर्टिकुलेट करी है, यानी कि आप उनको कंक्लूड कर दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दैट विच प्ले ऑफ वाइल्ड। कौन है ये वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड है। हैज़ दी सब टाइटल। यहाँ पर एक सब टाइटल दिया गया है, दैट इज़ अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। ये सब टाइटल है पूरा, और हमसे पूछा है कि ये सब टाइटल ना कौन से वर्क का है, और जो वर्क हमारा ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में है हमारी स्टोरी अर्नेस्ट की। अर्नेस्ट एक इंसान है जो कि डुअल लाइफ जीता है, यानी कि एक बार वो अर्नेस्ट बन जाता है, एक बार वो दूसरे कैरेक्टर में चला जाता है ना। तो ऐसे वो 2 लाइफ जीता है, एक दूसरी कंट्री में और दूसरा दूसरी कंट्री में। तो ये है हमारी स्टोरी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की। बीटा ऑप्शन है लेडी विंडरमेयर्स फैन। लेडी विंडरमेयर फैन जो है ये एक प्ले है, और इसका जो पूरा टाइटल है वो भी पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। दैट इज़ अ प्ले अबाउट अ गुड वुमेन। ये इसका पूरा टाइटल हो गया, अ प्ले अबाउट अ गुड वुमेन, लेडी विंडरमेयर्स फैन। लेडी विंडरमेयर फैन की क्या स्टोरी है कि एक जो ये लेडी विंडरमेयर है, ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है। तो ये लेडी विंडरमेयर हो गई हमारी, एंड शी इज़ मैरिड। तो उनको लगता है कि दैट जो इनके हस्बैंड है, ही इज़ हैविंग एन अफेयर। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि भाई द लेडी टर्न्ड आउट टू बी द मदर ऑफ हर हस्बैंड। तो ये स्टोरी है इसकी, लेडी विंडरमेयर्स फैन की। एंड इसका पूरा सब टाइटल याद रखना है, विच इज़ अ प्ले अबाउट अ गुड वुमेन। चार्ली ऑप्शन इज़ अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ये भी एक प्ले है जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। यू हैव टू लर्न इट, अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। लेकिन इसमें हमें आखिरी में पता चलता है कि जो वुमेन है ना, वो नहीं है नो इम्पोर्टेंस की, रादर द मैन इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तो है एल्फा ऑप्शन, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। एंड इसका जो पूरा सब टाइटल है वो याद रखना आप, दैट इट इज़ अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। और बाकी दोनों वर्क्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। इनमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कमिंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, हु एस्टैब्लिश्ड द ओल्ड मॉर्टैलिटी क्लब। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इफ़ यू गाइज नो द आंसर देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर देखो, अगर वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि ओल्ड मॉर्टैलिटी जो है ये वर्क किन्होंने लिखा है, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। वॉल्टर स्कॉट हमने देखा था रोमांटिक एज में जब हमने स्टडी किया था, तो वॉल्टर स्कॉट, W फॉर वॉल्टर, और ये है हमारे वेवरली नोवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। वॉल्टर स्कॉट इज़ नोन फॉर द वेवरली नोवेल्स। 6th क्वेश्चन पे आते हैं टुडेज वीडियो, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट ग्रेट आर्ट हैज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी इन इट।
कि कौन बोलते हैं कि जो ग्रेट आर्ट होती है ना, इट हैज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी इन इट, कि वो बहुत ज़्यादा मोरली एथिकली राइट है। तो यानी कि जो भी ग्रेट आर्ट है उसके अंदर मोरालिटी है, एथिकलिटी है, ये चीज़ कौन बोलते हैं? क्या ये कीट्स ने बोली है? कीट्स कौन थे? रोमांटिक एज से थे। पीबी शैली को हमने पढ़ा था, कॉलरिज को भी हमने पढ़ा था। देखो अब ये तीनों है ना हमारे रोमांटिक एज से हैं, लेकिन जो वॉल्टर पेटर है वो है हमारे विक्टोरियन एज से, और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वॉल्टर पेटर। तो याद रखना कि जो वॉल्टर पेटर है ना वो बोलते हैं कि जो भाई ग्रेट आर्ट होती है ना, ग्रेट आर्ट, इट हैज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी इन इट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमेन है, मोरल है, एथिकल है। तो ये याद रखना। और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे कि पेटर ने 2 स्टेटमेंट्स और दी थी, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल में हमने 3 स्टेटमेंट्स देख ली, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आप याद रखना वॉल्टर पेटर की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दैट स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस 1873 में आया है। ईयर को छोड़ दो आप, कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्क नाम याद रखना है, दैट स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस। ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ चुका है, कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई आ चुका है तो उसको तो बिल्कुल एकदम अभी के अभी याद रख लेना है। दिस इज़ ऑल वॉट यू कैन डू, क्योंकि वो आ ही चुका है। अगर आप वही गलत करोगे तो आप सोच ही सकते हो कि भाई फिर तो आप कहाँ ही रह जाओगे कॉम्पिटिशन में। ये जो वर्क है ना, स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस, इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर पेटर। तो ये भी वॉल्टर पेटर ने लिखा है, और इसके अंदर क्या है ना, कंपाइलेशन ऑफ एसेज है ये, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एसेज हैं। और इन एसेज में वॉल्टर पेटर जो हैं वो मोनालिसा जो पेंटिंग है ना, मोनालिसा पेंटिंग किन्होंने बनाई है? मोनालिसा पेंटिंग इट इज़ बाय लियोनार्डो दा विंसी। भाई मेरी हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी में ऐसे ख़राब ही आती है व्हेन आई टीच, बट उतनी ख़राब है नहीं, तो बस याद रखो कि इसलिए मैं बोल रही हूँ साथ में। तो मोनालिसा इज़ द पेंटिंग विच इज़ ड्रॉन बाय लियोनार्डो द विंसी एंड स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेज। फर्स्ट ऑप्शन इज डी.जी. रोसेटी। दांते गैब्रियल रोसेटी इज़ नोन फॉर हिज वेरी वेरी फेमस पोएम विच इज़ द ब्लेस्ड डेमोजल। द ब्लेस्ड डेमोजल जो पोएम है वो लिखी है डी.जी. रोसेटी ने। ऑस्कर वाइल्ड है, विक्टोरियन प्ले राइट है, और ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, तो उनका जन्म आयरलैंड में है। दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लर्न। एंड ऑस्कर वाइल्ड इज़ नोन फॉर वेरियस प्लेज दैट ही हैज़ रिटन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय ऑस्कर वाइल्ड। और स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस वी हैव सीन दैट इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर पेटर। एंड थॉमस हार्डी के बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, जैसे कि टेस ऑफ द अर्बाविलिस है, जूड दी ऑब्सक्योर है, जूड दी ऑब्सक्योर, टेस ऑफ द अर्बाविलिस एंड जूड दी ऑब्सक्योर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी समरीज एंड द कैरेक्टर्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दीज इन डिटेल। अदर वर्क्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑफ थॉमस हार्डी, तो क्रोनोलॉजी भी चेकआउट करनी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि दैट आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज एडवोकेटेड बाय होम। तो हमें बताना है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि नकली फूल हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी अपने घर में लेकर के आते हैं ताकि हमें लगता है कि उससे हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एस्थेटिक्स, यानी कि दिखावे में विश्वास रखना कि भाई सुंदर लग रहा है तो आप ले आए उठा करके कुछ भी। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक वही वर्क्स के लिए, नॉवेल्स के लिए अप्लाई होता है कि नॉवेल्स में ब्यूटिफिकेशन है, वो अच्छा लग रहा है नॉवल पढ़ने में, तो देयर फॉर यू आर रीडिंग दैट नॉवल एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट पीस। एंड नाउ यू हैव टू टेल दैट आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द प्रिंसिपल गिवन बाय होम। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर वॉल्टर पेटर। आपको याद रखना है कि अलॉन्ग विद वॉल्टर पेटर एक और इंसान है जो है हमारे ऑस्कर वाइल्ड। सो बोथ द नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर वॉल्टर पेटर ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन गो विद द ऑप्शन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस, एल्फा ऑप्शन में जॉन रस्किन दे रखा है। जॉन रस्किन कौन थे? वो उनके 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट वर्क है। 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। थॉमस कार्ल है, एक एसेइस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं इन्होंने। और जो डेल्टा ऑप्शन है दैट इज़ न्यूमैन। न्यूमैन के बारे में याद रखना दैट ही इज़ एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या होती है वो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज़। अब क्वेश्चंस यहाँ पर ना ये भी आने लग गए हैं कि कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यू मस्ट नो कि जॉन रस्किन का तो आपको पता ही है कि वो तो इंग्लैंड से थे, वॉल्टर पेटर भी इंग्लैंड से ही हैं, लेकिन जो थॉमस कार्ल हैं ये हैं हमारे स्कॉटिश से, यानी कि ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये स्कॉटिश राइटर हैं थॉमस कार्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए भाई ये स्कॉटिश है, क्योंकि मैच में देने लग गए हैं आजकल क्वेश्चंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय वॉल्टर पेटर। तो यहाँ पर 4 वर्क्स दिए गए हैं
ओ सॉरी, डेल्टा इज़ नन ऑफ द अबव, यानी कि 3 ही वर्क्स हैं और नन ऑफ द अबव में आपको बताना है कि वॉल्टर पेटर का इनमें से कौन सा वर्क है। पहला ऑप्शन है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। इमेजिनरी कन्वर्सेशंस जो वर्क है ना, वो लिखा है हमारे वॉल्टर सेविज लैंडोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट नो कि इमेजिनरी कन्वर्सेशंस इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय वॉल्टर सेविज लैंडोर। एंड जो इसका सब्जेक्ट मैटर है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, उसके नाम के अंदर ही है कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस करना, ऐसी बातचीत करना जो कि इमेजिनरी है, यानी कि वो हो नहीं रखी हैं बातें, बल्कि वो इमेजिन करके उनको कन्वर्सेशंस की फॉर्म में लिखा है। तो वॉल्टर सेविज लैंडोर ने क्या किया ना, जैसे कि पुराने ग्रेट पीपल हैं बट दे आर डेड नाउ, लेकिन कोई उनसे बातचीत करना चाहता है, तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने लोग हैं 2 लोगों को आपस में बिठाया और उनके बीच में इमेजिनरी कन्वर्सेशंस पूरा डायलॉग्स के फॉर्म में ही हैज़ रिटन दिस वर्क, कि वो कुछ बोलते हैं, फिर वो क्या रिप्लाई करेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे दूसरे इंसान, फिर वो दूसरे वाले इंसान क्या रिप्लाई करेंगे। तो इन्होंने और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट लोगों को यूज़ करा है। तो इंटरेस्टिंग वर्क है काफ़ी, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस रिटन बाय वॉल्टर सेविज लैंडोर, जिसमें कि कौन सी कन्वर्सेशंस हैं, इमेजिनरी। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि वॉल्टर पेटर ने कौन सा लिखा है। सेकेंड ऑप्शन इज इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स, और यही है आज का हमारा सही आंसर। सो इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स इज अ वर्क विच इज रिटन बाय वॉल्टर पेटर। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। चार्ली ऑप्शन इज द इमेजिनरी इनवैलिड। सो द इमेजिनरी इनवैलिड क्या है, दिस इज अ कॉमेडी प्ले। कॉमेडी प्ले है जो कि लिखा है मॉलियर ने। Molière, he was a French writer. Let us revise once again. Imaginary Conversations is a work which is written by Walter Savage Landor. Imaginary Portraits is a work which is written by Walter Pater. And Imaginary Invalid is written by Molière. Moving on to the last question of today's video. The inspiration of which work did Oscar Wilde get in jail? तो ऑस्कर वाइल्ड को एक बार जेल में डाल दिया गया था। You must know that why he was put in the jail behind the bars. तो आपको याद रखना है कि जो ऑस्कर वाइल्ड है ना, उनको जेल में क्यों डाला था, भाई उन्होंने क्या क्राइम कर दिया था ऐसा। एट द टाइम व्हेन ऑस्कर वाइल्ड वाज राइटिंग, तो उस टाइम पे क्या था कि होमोसेक्सुअल्स होना एक क्राइम था। तो बीइंग अ होमोसेक्सुअल वाज अ क्राइम। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेम सेक्स से मेकिंग रिलेशंस विद द सेम सेक्स, सो दैट इज़ होमोसेक्सुअल। तो ऑस्कर वाइल्ड जैसे कि देखा वो मेल हैं, तो फिर वो मेल के साथ मेल रहना चाहते थे, दैट इज़ होमोसेक्सुअल, या फिर यू कैन कॉल इट एज गे। बट दैट वाज अ क्रिमिनल एक्टिविटी एट दैट टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग विक्टोरियन एज पे, और इस क्राइम के लिए उनको डाल दिया गया था जेल में। अब हमें बताना है कि जब वो जेल में थे, देखो ऑस्कर वाइल्ड है बहुत ही बड़े प्ले राइट, यानी कि उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें बताना है कि भाई जेल में, मैंने बता दिया क्या रीज़न था। नाउ यू हैव टू टेल कि कौन से वर्क का इंस्पिरेशन उन्होंने जाकर के जेल से लिया है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द बैलेड ऑफ रीडिंग ग्योल। द बैलेड ऑफ रीडिंग ग्योल क्या है, ये एक पोयम है और इस पोयम का इंस्पिरेशन उन्होंने जेल में लिया था। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे हम। एल्फा ऑप्शन में हमसे पूछा है कि लेडी विंडरमेयर्स फ़ैन। लेडी विंडरमेयर की फ़ैन की मैंने स्टोरी बताई थी कि एक लेडी है और वो उसकी शादी हो रखी है, उसके जो हस्बैंड है ना, तो इस लेडी को लगता है कि भाई जो इसके हस्बैंड है उनका कोई एक औरत से अफेयर चल रहा है, और तो ये सोचते कि अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी, और ये भी चली जाती है कि भाई मैं बदला लूँगी अपना पूरा। तो ये चली जाती हैं। बाद में इनको पता चलता है कि भाई ये जिससे क्लेम कर रही थी, ये जिनको मान रही थी कि जिनसे इनका अफेयर चल रहा है, वो तो इन्हीं की मम्मी निकलती है, तो शी वॉज अ मदर। तो ये है स्टोरी लेडी विंडरमेयर्स फ़ैन की। नेक्स्ट है बीटा में है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसके अंदर अर्नेस्ट है, ये है नेम ऑफ द कैरेक्टर, जो प्रोटेगनिस्ट है ना उसका नाम ही है अर्नेस्ट, और ये अर्नेस्ट 2 जीवन जीता है, एक दूसरे नाम से, एक दूसरे नाम से। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द वर्क द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। एंड डेल्टा ऑप्शन इज अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। इसके अंदर क्या है कि एक वुमेन है बट एक आदमी था एंड ही हैज़ प्रॉमिस टू मैरी, लेकिन वो नहीं शादी करता है। लेकिन जो ये वुमेन है शी हैज़ अ चाइल्ड। अब जब उसके बच्चा हो रखा है, वो बड़ी भी हो गई है, अब बाद में ये जो आदमी है ना वापस से आता है और ये फिर माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ हरकतें कर देता है तो ये माफ़ नहीं करती है। एंड इन द एंड वी कम टू नो कि अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस में ये जो आदमी है ना, एक्चुअली में ये आदमी है जो कि ऑफ नो इम्पॉर्टेंस है। अब जो ये पोएम है द बैलेड ऑफ रीडिंग ग्योल, इसकी हम कुछ लाइंस देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सी अजीब सी मतलब मस्त मस्त पोएम है। तो लेट अस हैव अ ग्लैंस एट द पोएम। स्टार्टिंग की लाइंस हैं, इसमें से ना एक क्वेश्चन भी आता है, तो आई विल टेल यू कि कौन सी लाइंस पूछी जाती हैं। पर ये द बैलेड ऑफ रीडिंग ग्योल है जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ही डिड नॉट वियर हिज स्कारलेट कोट, फॉर ब्लड एंड वाइन आर रेड, एंड ब्लड एंड वाइन वर ऑन हिज हैंड्स व्हेन दे फाउंड हिम विद द डेड, द पुअर डेड वुमेन whom he loved and murdered in her bed। यानी कि वो अपनी बिलवेड को मार देता है, मर्डर किया गया है इसमें।
ये स्टोरी है। ही वॉकड अमंगस्ट द ट्रायल मैन इन अ सूट ऑफ शैबी ग्रे, अ क्रिकेट कैप वॉज ऑन हिज हेड एंड हिज स्टेप सीम्ड लाइट एंड गे, बट आई नेवर सॉ अ मैन हु लुक्ड सो विस्टफुली एट द डे। और इसका एक जो लास्ट स्टेंस है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट सा है थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया था कि मैन किल द थिंग दैट दे लव। तो ये वाली लाइंस कहाँ से ली गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ऑस्कर वाइल्ड की इस वाली पोएम से ली गई हैं। बहुत ही मज़ेदार है लास्ट वाला पैराग्राफ भी, इफ़ यू कैन रीड इट। सो लेट अस रीड द लास्ट पैराग्राफ क्या है। एंड ऑल मैन किल द थिंग दैट दे लव, ठीक है, बाय ऑल let this be heard, some do it with a bitter look and some with a flattering word, the coward does it with a kiss and the brave man with a sword। क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस ये लाइन्स याद रखना कि आप men kill the thing that they love, और एंड दिस इज़ अ पोएम विच ही गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द जेल। तो ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। पोएम का क्या नाम था? द नेम ऑफ द पोएम वॉज द बैलेड ऑफ रीडिंग गेओल। आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि जो जितना प्रैक्टिस करोगे बिना प्रैक्टिस के ना कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड यू कैन नॉट, अब मतलब कंपटीशन के आसपास भी नहीं हो अगर आप प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हो, तो यू आर सिंपली आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। तो अगर सच में आपको कुछ करना है, यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। Work hard, stay fit, and keep doing exercise. Goodbye to all, and I will meet you in the next video.